2 और 3 अप्रैल की रात ठीक 1:30 बजे जब आप सो रहे थे, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते पहले ही दिन भारतीय शेयर बाजार से करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। यूएस के शेयर बाजार से तो पहले ही दिन करीब 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सुहा हो गए। पूरी दुनिया में मानो भूकंप सा आ गया। लगा कि अब तो बाजार कंगाल करके ही मानेगा। लेकिन मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता था कि ट्रंप ने अपने ही फैसले पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। हालांकि चीन को बाहर रखा, लेकिन इस रोक से फैसले आने के बाद ही अगले ही दिन दुनिया भर के बाजार झूम उठे। अमेरिकी शेयर बाजार में तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी दिखी गई। तो भारतीय बाजार एक दिन में जितना उछला, उतना पिछले 6 महीने में कभी देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में कई सारे सवाल हमारे, आपके और आप जैसे लाखों निवेशकों के मन में उठ रहे हैं। सबसे पहला, क्या ट्रंप का टेरर खत्म हो गया है, या फिर ट्रंप की वजह से जो भूकंप आया था उसका आफ्टर शॉक अभी भी बचा हुआ है? दूसरा सवाल कि क्या Q4 अर्निंग्स को अब बाजार ज्यादा गंभीरता से लेगा, या फिर Q4 अर्निंग का सपोर्ट अब बाजार को मिलेगा? और तीसरा सवाल जो शेयर बाजार का हर निवेशक जानना चाहता है, जिनकी संख्या 22 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, कि आम रिटेल निवेशक अब क्या करें। तो इन तीनों सवाल का जवाब आज आवाज अड्डा में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे बाजार के दिग्गज, आनंद राठी के वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ मिहिर वोरा जी हैं, इंक्वेटिस के सीआईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं, रॉकसेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं। ये जो 4 लोग आपके सामने दिख रहे हैं ना, वो दिन रात शेयर बाजार को देखते हैं। भारत का शेयर बाजार हो, विदेश का शेयर बाजार हो, और आप जैसे निवेशकों के पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। तो अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 1 घंटा जो है ना, आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। क्योंकि इस तरह की गिरावट, इस तरह की हलचल बाजार में कभी कभार ही देखने को मिलती है। तो शुरुआत में फिरोज अजीज साहब आपसे ही करना चाहूँगा कि ट्रंप साहब ने जो डर दिखाया था और उसके बाद जो भूकंप आया था, क्या माना जाए कि अब वो भूकंप खत्म हो गया है, या फिर अभी आफ्टर शॉक आना बाकी है? नमस्कार लक्ष्मण सर। मेरे हिसाब से जो भूकंप आया था उसके आफ्टर शॉक्स और ट्रेमर्स जरूर हैं, क्योंकि अभी तक वो भूकंप को कौन हु विल ब्लिंक फर्स्ट ये पता नहीं लगा है। ऑफ कोर्स काफी सारे कारण हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने निर्णय को वापस रिवर्स किया, जैसे आपने सही फरमाया कि चाइना को सेपरेट रखा है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेमर्स होंगे, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये भूकंप का जो बेनिफिट इंडिया को होने वाला है लॉन्ग टर्म में, मैं बहुत बुलिश हूं। ऑफ कोर्स बहुत सारे 6-7 रीजंस हैं, क्योंकि जो पूरी जो पानी में कोई अनसेटलमेंट नहीं थी, पूरी वाटर को उसने अनसेटल किया, मडी किया। जहां वापस सेटल होगा, इंडिया की जो पहले स्थिति थी उससे कई गुना बेहतर होगी ग्लोबल ट्रेड में। हम हमेशा चाइना से कंपीट करना चाहते थे, चाइना +1 की बात करते थे, मेरा बट सवाल चीप आपसे ये है लेबर। कि जब ये ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की स्थिति बेहतर होगी, इसके बावजूद इंडिया मार्केट डरा हुआ क्यों इतना है? क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा होता नहीं है, चीन से तुलना करें तो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में भी यूएस की हिस्सेदारी बहुत कम है। फिर हम डरते क्यों इतना? सर डरते फिरोज नहीं साहब। है, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें। लक्ष्मण सर, इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर मी, इंडिया और ब्राजील 2 ही मार्केट हैं जो 3 दिन पहले मैं आंकड़े देख रहा था, 2 दिन पहले के आंकड़े हैं, 2 ही मार्केट थी जो 20 मार्केट देखी थी जो पॉजिटिव में थी। ओके, बाकी एक मार्केट थी जीरो पे, बाकी सब ज्यादातर नेगेटिव में थी। 1 महीने की परफॉर्मेंस, 2 दिन के परफॉर्मेंस में भी, जब ट्रंप ने मंडे को, इस हफ्ते के मंडे को जो तहलका मचा था, उसमें भी हम 3rd बेस्ट मार्केट थे आउट ऑफ द 20 मार्केट्स एनालाइज्ड। देखिए, जब जब भूकंप आता है तो, जैसे मैं बैंकॉक में था जब म्यांमार में भूकंप आया, बैंकॉक में भी 7.7 जो होटल में था, वो भूकंप, एक्चुअल भूकंप देख के आया हूं मैं लास्ट मंथ। तो मैं ये कह वहीं रहा पे हूं थे आप? कि सब जगह एक रिलेटिव फॉल तो आएगी। अब वो फॉल में हम कहां प्लेस्ड हैं वो बताता है कि ब्राजील और इंडिया इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी जरूर होंगे। और क्योंकि अगर यूएस में माइग्रेशन बंद कर दी गई है, उधर की पर कैपिटा इनकम जो है $80,000 है और इंडिया की $2,500 है, चाइना की $13,000 है, चाइना से नहीं लेना तो चीप लेबर मिलेगा कहां से? तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया की स्थिति बेहतर होगी। अब इंडिया उसको कैपिटलाइज करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर आप ये प्रार्थना करते थे कि इंडिया चाइना +1 और चाइनीज से compete करेगा, तो ये आपका मौका जरूर है एज अ देश।
बिल्कुल ये मौका है, लेकिन इस मौका को कितना ज़्यादा मोनेटाइज कर पाएंगे, भुना पाएंगे, इसको लेकिन मेरे मन में कई सारे सवाल हैं जिस पर मैं आगे चल के शो में आपसे बातचीत करूंगा। मिहिर वोरा साहब, एक बात जो फिरोज साहब ने कहा कि भूकंप आ गया है लेकिन इसके आफ्टर शॉक अभी बाकी है, तो मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा इसी को लेकर के कि क्या स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि फरवरी में जो हालत हम लोगों ने देखा था, क्या हम लोग वहां तक फिर जा सकते हैं कि नहीं, अब वो बुरा दौर चला गया? नमस्कार लक्ष्मण जी। देखिए, आफ्टर शॉक्स तो आएंगे, और वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अभी भी 90 दिन की जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है उसमें भी काफी सारे नेगोशिएशंस, काउंटर नेगोशिएशंस वगैरह होंगे। उसमें क्या होगा कि जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं या यूएस बिजनेसेस हैं और इवन एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे चाइना में, वो कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेंगे। तो एक तरह की जो डिसीजन पैरालिसिस जो है वो तो रहेगी। और जो इंडिया जैसी इकोनॉमी जो है, और जैसे फिरोज ने कहा कि उसमें रिलेटिवली वी आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वो तो रहेगा। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट वॉलेटिलिटी इज हियर टू स्टे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। मुझे लग रहा है ये एंड गेम शायद 90 दिन का वेट ना करे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें तो यूएस का ही होने वाला है। और जैसे हमने देखा, एक हफ्ते में काफी सारी चीजें समझ में आ गई, बाजार की वॉलेटिलिटी न सिर्फ स्टॉक मार्केट में, बट फाइनली जिस तरह से बॉन्ड मार्केट टूटा, वो एक सबसे बड़ा झटका था। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी वजह से 90 दिन का ये जो डिसीजन लिया, और एक्सेप्ट चाइना बाकी सब कंट्रीज को 10% में अभी फॉर द टाइमिंग रखा हुआ है। तो आई थिंक मूविंग पार्ट्स काफी है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूएस को मिला है, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जल्दी सलटेगी। 90 दिन की शायद हम वेट ना करें। देखिए, उद्देश्य ठीक है, यूएस को अपनी ट्रेड डेफिसिट घटानी है, यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है लॉन्ग टर्म में, बट ये तरीका इतना इजी नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रूड वेपन उन्होंने यूज किया है। मेरे ख्याल से नेगोशिएशन टेक्टिक था, काफी हद तक, थोड़े हद तक सफल हुए हैं, बट वॉलेटिलिटी तो रहेगी। रही बात, क्या हम फरवरी वाले लेवल्स में जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं, बट मुझे लगता है चांसेस कम है। और उसके लिए मुझे सबसे बड़ी रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी की वजह से भी हम डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। उसकी ये वजह है कि क्लियरली जो मार्केट्स ग्लोबली सिग्नल दे रही है, वो ये कह रही है कि यूएस अगर अपनी फिजिकल डेफिसिट नहीं घटाएगा तो कितना भी कर ले, बॉन्ड प्राइसिंग में प्रॉब्लम होगी। हमने देखा था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, डॉलर वीक हुआ और बॉन्ड प्राइसेस घटे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं। इतनी हद तक कि अब तो गोल्ड भी एक सेफ हेवन बन गया है, और यूएस इज नाउ बीइंग परसीव्ड एज अ वेरी रिस्की मार्केट। मुझे लगता है कि सिचुएशन इन्फ्लेशन की ओर जा रही है यूएस में, और इन्फ्लेशन की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होंगे, बट इसके बावजूद उन्होंने टैक्स कट किए। अभी कल जो बजट पास करवाया प्रपोजल्स, उसमें टैक्स कट किए हैं और फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर ही रहेंगे और उनको और तकलीफ होगी फ्यूचर में। और उसका एक ही एंड गेम मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी विल बी पंप्ड इनटू द ग्लोबल सिस्टम। मनी प्रिंटिंग वापस शुरू हो जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यूएस को तो करना ही पड़ेगा अगर अपने बॉन्ड्स को रिफाइनेंस करना है। चाइना, क्योंकि ये इतना बड़ा थ्रेट है उनके लिए, वो अगेन पंप प्राइमिंग करेगा। स्टिमुलस उन्होंने दिसंबर में ऑलरेडी एक किया है, मुझे लगता है एक और बड़ा स्टिमुलस चाइना में भी आएगा। तो मुझे लगता है अगर स्लो डाउन की ओर दुनिया जा रही है तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पंप होने के चांसेस हैं, और वो गोल्ड प्राइसेस हमें दिखा रहे हैं, डॉलर की वीकनेस हमें दिखा रही है। और ये सिचुएशन में इंडिया जैसी कंट्री जो एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, उनको मेरे ख्याल से फ्लोज और रिस्क एसेट्स और रिस्क फ्लोज इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी। हालांकि इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जसप्रीत अरोड़ा साहब, आप इस पर फोकस करिएगा कि जो वर्ष था वो था कि टैरिफ लगा देना, आंख बंद करके सारे देशों पर लगा दिया टैरिफ, डिस्काउंटेड रेट सो कॉल्ड नाम दिया गया, तो उससे तो उबर गए हम लोग। अब 90 डेज़ का जो पीरियड है, इसमें कौन कितना नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन में भी हम लोग भारत जैसे देशों का जो उन्होंने एक चार्ट बनाया था कि भारत ऐसे देश है जहाँ नेगोशिएशन बातचीत आगे बढ़ रही है, तो वो तो 90 डेज से पहले वाला जो टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उस स्थिति पे तो अब यूएस लाएगा नहीं हम लोगों को। तो इतने में खुश हो जाना चाहिए, अब बाजार को अपने चाल से चलना चाहिए, ना कि यूएस की चाल से। Yeah, hi, good evening and namaskar to everyone and to my fellow panelists. So
आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया लक्ष्मण जी। तो हमें टेक्निकल भाषा में जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं, वी गॉट द रेजिस्टेंस एंड वी गॉट द सपोर्ट, राइट। तो 10% इंडिया के लिए, 10% और 26%, या तो 10% इंडिया एंड प्लस सो मेनी अदर कंट्रीज, 10 तो लगना ही लगना है, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेट्स गो बैक टू 10 एंड हायर साइड 26। अब बीच में इट इज ऑल अप टू इंडिविजुअल कंट्रीज। हमें लगता है कि कौन कितना अच्छी डील बना सकता है यूएस के साथ, एक्सक्लूडिंग चाइना, राइट। चाइना का कोई लिमिट नहीं है, वो आज 80 था, उन्होंने भी 125 कर दिया, कल को 150 कर देगा, उनकी तो लिमिट की कोई वो नहीं है, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। तो ब्रॉडली आई थिंक एवरीवन नोज कि अब क्या विंडो है जिसके अंदर नेगोशिएशन होनी है, द फ्लोर एंड द मैक्स, द मिन एंड द मैक्स, एंड वो 90 दिन की विंडो। एंड एज अमीर सर सेड राइटली, आई डोंट थिंक इसमें एक 90 दिन जैसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना है, बिकॉज ऑल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बायलैटरली अपना डिस्कशंस कर ही रहे थे ऑफ चैनल at a lower level, and I think between 30 to 60 days सबकी अपनी अपनी डील बन जानी चाहिए, and excluding China. And to the other part of your question, sir, I think the large part of the earthquake or the भूकंप, if you're saying, वो हो चुका है। उसके माइल्ड ट्रेमर्स, जैसे सब्सिक्वेंटली भी ट्रेमर्स आते रहते हैं, माइल्ड ट्रेमर्स हल्के फुल्के 2-4% ऊपर नीचे वाले, आई थिंक वील हैव टू गेट यूज्ड टू द नेक्स्ट 30 to 60 days। उसके माइल्ड ट्रेमर्स आते रहेंगे, बट देन वी नो कि हमें कैसे तैयार रहना है उसके लिए, while also preparing for the medium to long term story which appears rock solid as Aziz also had। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि जब हम लोग मेन शॉक झेल चुके हैं तो आफ्टर शॉक को लेकर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे नहीं। और फिरोज साहब तो ग्राउंड जीरो पे थे अर्थक्वेक के टाइम में, तो उनका अनुभव तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो जो है मुझे लगता है कि वो भी तैयार होंगे कोई आफ्टर शॉक आता भी होता। अभिषेक अग्रवाल साहब, तो आप लोग भी डरे हुए कि नहीं, अब यूएस का डर खत्म हो गया आप लोगों के अंदर से? लक्ष्मण जी, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ऑनेस्टली, अगर हम थोड़ा इसको डीपर अच्छा, ये अच्छी बात है। बाकी पैनलिस्ट को बता दूं कि अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ कई शो में आए हैं, लेकिन कभी भी नेगेटिव कभी साउंड नहीं किया, हमेशा जो है सो खुश रहते हैं और पॉजिटिवली देखते हैं, डरने वाली बात नहीं है इनका, बिल्कुल लाइन लेके चलते रहते हैं। हाँ बताइए। तो उसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि डरने वाली बात है क्यों नहीं। यहाँ पे लक्ष्मण जी, हो ये नहीं रहा है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टैरिफ वॉर, इट्स अ पावर गेम। चाइना जो है पिछले 15-20 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो करते हुए जा रहा है, और अब उसकी जीडीपी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अमेरिका के बराबर हो चुका है एंड उसे टक्कर देने में खड़ा है। अमेरिका का डर ये है कि कहीं उनकी करेंसी फेल नहीं कर जाए, बिकॉज उनके सामने अब युआन एक नेक्स्ट चैलेंज होगा। उनकी खुद की जो ट्रेड डेफिसिट है वो $1 ट्रिलियन साल की है, और ये सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब ये 2008 का जो ये बबल हुआ था उस समय, और अमेरिका ट्रबल में गई थी। वहां से उन्होंने रुपए छापने शुरू किए, डॉलर छापने शुरू किए। उस समय उनकी कैपिटा टू जीडीपी, कैपिटा टू डेट उस समय के आसपास 80% रहती थी, जो आज अगर ये नंबर हम देखें उस दिन से लेकर आज तक, तो एक तरफा कर्व है जहां पे इन्होंने भर भर के पैसे छापे हैं, और अब अप्रोक्सीमेटली 140 to 150% ऑफ द जीडीपी जो है उनके डेट हो चुका है। मतलब सुंदर शब्दों में, $20 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो $30 ट्रिलियन का डेट है। अब $30 ट्रिलियन का डेट को हैंडल कैसे करोगे अगर आपका $1 ट्रिलियन का साल का ट्रेड डेफिसिट है? तो ये इनको समझ में आ चुका है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वो चाइना और बाकी ऐसी कंट्रीज को फ्रीवे दे रहे हैं, बिकॉज वहां पे ये टैरिफ का जो ये मिस अलाइनमेंट है कि जहां पे अमेरिका अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है और बाकी कंट्रियां इजीली इंडिया यूएस मार्केट को टैप कर रही है, इस चीज को कैसे हम रिवर्स करें ताकि वापस यूएस फर्स्ट, डोमिनेंस फर्स्ट, डॉलर फर्स्ट, वो सारी चीजें हों। तो ये जो सारी एक्शंस हम देख रहे हैं ये इसके इर्द गिर्द जा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो सिर्फ एक ट्रेड डेफिसिट का गेम नहीं है, वो $30 ट्रिलियन के सामने जो डॉलर में पैसे लगे हुए हैं उसको बचाने का ये सारा एफर्ट्स है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंडिया का एक्सपोजर इतना बड़ा है ही नहीं ग्लोबल लेवल पे जहां हम ऐसा कोई एक्सपोर्ट करते हैं जिसको लेके हमें वरी करना चाहिए। वरी हो क्या रहा है, जब इस तरह की उथल पुथल होती है तो मार्केट एक अनसर्टेनिटी स्पेस में जाता है। अब किसी को भी, इस पैनल में हम सब बैठे हैं, हमें से किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, किसी निवेशक को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में जब इस तरह की वॉलेटिलिटी आती है तो वो मार्केट का कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, एंड वही अब हम देख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर। लेकिन एक बात मैं आगे बढ़ूं, जो चाइना की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं ना फिरोज अजीज साहब, ये मैं ठीक है कि आप चाइना पे ड्यूटी लगा दिए, चाइना आगे बढ़ा तो उसको हमने रोक दिया,
चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश है, लेकिन ऑल्टरनेट जो है वो ऑल्टरनेट कोई साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के पूरे सिनेरियो को देखा कि चाइना जितना सामान यूएस को भेजता है उतना सामान कोई देश भेज सके उतनी क्षमता ही किसी में नहीं है। हम कह रहे हैं चाइना +1 इंडिया भेज देगा, ऑल्टरनेट कर देगा, लेकिन उतनी कैपेसिटी कहाँ है? आप देखिए कि जो भी चीज़ों को भेजता है चाइना उतना कहाँ से भेज पाएगा? अब एप्पल फ़ोन तो आप एयरक्राफ्ट में लाद लाद कर ले गए, लेकिन हर चीज़ चाइना इंडिया में उतनी कैपेसिटी हो लेके जाए तो इंडिया इसको एक्सप्लोर कर पाएगा, मोनेटाइज कर पाएगा, इसकी संभावना कितनी बैठती है और इंडिया को कितना खुश होना चाहिए? जैसे आपने सही फरमाया लक्ष्मण जी कि इतना आसान नहीं है यूएस के लिए भी कि चाइना के इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना, ना कि दूसरे देशों को कि चाइना जितनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करके वहां तक पहुंचाना। अब रहा सवाल क्या है कि आपने देखना है कि कैसे उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। अब ट्रम्प साहब बहुत स्मार्ट है मेरे हिसाब से, वो अपनी $2 ट्रिलियन की फिस्कल डेफिसिट से चिंतित है। आज अगर वो जो 10% टैरिफ पे भी ले आए हैं और उस पे ही इनको ऑटोमेटिकली $600-700 बिलियन की एक एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है विदाउट हैम्परिंग डिमांड, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज, चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकती है अपनी कंपेटिटिव एज को लिए। सो मैं ये कह रहा हूं कि आज इंडिया कितना उसको कैपिटलाइज कर पाएगा आज की स्थिति में बताना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे और पत्ते खुलेंगे, बहुत सारी और रणनीतियां निकलेंगी और बहुत सारे टू एंड फ्रो होंगे। ऑफ कोर्स सो आई पर्सनली थिंक कैपिटलाइज जरूर करेंगे, थोड़ी कोलैटरल बेनिफिट जरूर होगी, बिकॉज वियतनाम को देख लें, दूसरी कंट्रीज जो है जैसे अपैरल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी काफी सारी हमसे जो compete करते हैं ग्लोबल मार्केट में, उन पे भी टैरिफ्स काफी अच्छी खासी भरकम लगाने की उम्मीद थी। ऑफ कोर्स नाउ 90 डेज का डेफरल है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इंडिया कैपिटलाइज कर पाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं। जैसे आपने सही फरमाया कि इट्स नॉट वेरी इजी टू रिप्लेस चाइना। उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है $320 बिलियन की है यूएस के साथ, वो बहुत बड़ी डेफिसिट है। हमारी $50 बिलियन की डेफिसिट है, बट हम ऑयल उनसे खरीद सकते हैं। काफी सारे चीजें हम अपनी नेगोशिएशन, हम एक बहुत ग्रेशियस कंट्री थे कि हम टेबल पे बहुत कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएशन के लिए आए थे। काफी सारी कंट्रीज ने वो इतना पहल नहीं की थी, हमने पहल की थी। दैट्स व्हाई वी आर इन अ गुड स्पॉट। इसमें एक सवाल और पूछूंगा, फिर मैं मिहिर वोरा साहब के पास जाऊंगा कि इसकी संभावना आप कितनी देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर जैसा इस सिचुएशन, या फिर कहें कि टैरिफ ब्लॉक हो गया, अब ट्रेड ब्लॉक हो गया चाइना और यूएस के बीच में, ये दोनों चेयर टेबल पर फिर से बैठे और आपस में कहेंगे ठीक है जब हो गई बहुत लड़ाई, चलो हम लोग अपने अपने हित का ख्याल रखेंगे, दूसरे के हितों का ख्याल रखो और बताओ कैसे करना है। तो ये अगर सिचुएशन आ सकता है, इसकी संभावना कितनी है, और अगर ये आता है तो बाजार के लिए कितनी अच्छी खबर होगी? मेरे हिसाब से एक बहुत एमिकेबल सॉल्यूशन आना की संभावना ना के बराबर है। ऑफ कोर्स बहुत सारी टसल होगी, ना के बराबर है, ना के बराबर है। बहुत सारी टसल होगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फॉल आउट, बट रहा सवाल इंडिया का। देखिए इंडिया की अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी जीडीपी का हमने घटौती देखी 6.7 से 6.5। ये बेसिकली अगर हमारी 2% जीडीपी यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 10% का अगर डिमांड की कटौती भी हुई तो मेरी जीडीपी 0.2 से कम होती है। उसको हमने प्रावधान किया हुआ है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमारी जो मार्केट है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए वॉलेटिलिटी सब अंग्रेजी में बोल जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर पूरा निकल गया, निफ्टी की हाईएस्ट लेवल थी 26,213 24 सितंबर को, सबसे लोवेस्ट लेवल थी 21,885 4 जून को। पूरी निफ्टी पूरा साल वॉलेटिलिटी करते रहे, क्या टाइट रेंज में ऑपरेट करिए, 4,200 पॉइंट ऑन 22,000, होता कितना है 15-16%। इतना तो नैस्डैक एक दिन में मूव किया था मंडे को। सो इंडिया अगर आप वॉलेटिलिटी को एक्सेल शीट पे मैथमेटिकली कंप्यूट करेंगे तो 2022 मार्च से इंडिया की निफ्टी की वॉलेटिलिटी S&P 500 से कम है मैथमेटिकली। परसेप्शन तो सबके, मैं यूएस गया था दिसंबर 22 में, सब कहते हैं तुम्हारी सबसे वॉलेटाइल मार्केट। मैं उनसे बहस किया, तुम लोग 8 ट्रिलियन मैनेज करते हो, ये S&P 500 की आप वॉलेटिलिटी एक्सेल शीट पे कैलकुलेट कर लो और निफ्टी 50 की कर लो, आपकी 60% की जीडीपी मतलब मार्केट कैप है वर्ल्ड की, ये निफ्टी की 3% की है। 3% इज डिलीवरिंग लो वॉलेटिलिटी देन अ 60% मार्केट कैप इंडेक्स। सो वॉलेटिलिटी कम है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रोज की उतार चढ़ाव को अगर हम वॉलेटिलिटी बोलने लगे तो यार ये एफडी तो है नहीं, हर दिन 0.8% की निफ्टी की मूवमेंट का तो प्रावधान करना पड़ेगा। अब 0.8 के बदले 3% मूव कर जाए, मानता हूं कि आदमी हड़बड़ा जाए,
बट 0.8 की 0.9 मूव कर जाती है एक दिन में, तो क्लाइंट बोलता है कि यार वॉलेटिलिटी है। सो वॉलेटिलिटी इज लोअर, और 3,80,000 करोड़ हम वापस कर चुके हैं एफआईआई को। वैल्यूएशन के बहाने पैसा बाहर जा चुका है, इसीलिए हमारी टेंट कम है। रेंट कम है। हालांकि ये भी है कि जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी दिखने में परसेप्शन वाइज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में आप देखें तो वो जैसा कि आपने एग्जांपल दिया है वो वैसा है नहीं, परसेप्शन भले ही बना हुआ है। मीर वोरा साहब, एक सवाल ये उठता है कि अब यूएस की तो बात आपने कही, सब लोगों ने इस पर चर्चा कर ली, लेकिन अगला जो ट्रिगर जो इसका सबको इंतजार था वो था Q4 की अर्निंग को। लेकिन ट्रंप साहब ने ऐसा हिलाया कि Q4 की अर्निंग को लोग भूल गए थे कि पता नहीं उसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मार्केट उसको सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन अब तो Q4 की अर्निंग आनी शुरू हुई, इससे पहले ट्रंप साहब आप जाते हुए दिख रहे हैं। तो Q4 अर्निंग को लेकर के बाजार कितना आशावान है, या फिर कहें कि उसके रिजल्ट को कैसे बाजार लेगा, सीरियसली लेगा कितना, उस पर भी डर समाया रहेगा? बिल्कुल। देखिए, Q4 अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस काफी उम्मीद काफी लो ही थी। सिंगल डिजिट निफ्टी की अर्निंग्स की उम्मीद है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से वैल्यूएशन की करेक्शन हुई थी सितंबर से लेके फरवरी तक, और मार्च में थोड़ी रिकवरी हमने देखी, मार्केट आई डोंट थिंक Q4 अर्निंग्स पे फोकस कर रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ध्यान में रखना कि Q1 ऑफ FY26 माने जून जो क्वार्टर आएगा और सितंबर जो क्वार्टर आएगा, उसमें हमारे एक जो बेस इफेक्ट है वो काफी फेवरेबल है। क्योंकि जो हमने स्लो डाउन देखी पिछले साल, खास करके सितंबर अक्टूबर तक, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से थी, जो हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट की जो इंफ्रा स्पेंडिंग थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, बाकी सब स्पेंडिंग थी, उसमें स्पेंडिंग भी कम करी, और कंपनीज के रिसीवेबल्स भी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किए इतनी अच्छी तरीके से। तो उसकी वजह से एक्टिविटी फर्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में लो थी। अब FY26 में हमने देखा है गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 11 लाख रुपया वापस रखा है। तो जून और पिछले सितंबर के जो बेस इफेक्ट है, उसी से अच्छी खासी पॉप मिलने वाली है जीडीपी को। और अगर हमने देखा जिस तरह से ये विंटर क्रॉप वगैरह ठीक चल रहा था, तो एक नॉर्मल सिक्लिकल अपटिक हमें वैसे भी देखनी थी। दूसरी पॉजिटिविटी जो इकोनॉमी को एड कर रही है इज आरबीआई का रवैया, जो काफी लिक्विडिटी टाइट रखने का था। अब आरबीआई के नए गवर्नर ने काफी इजी कर दिया है, लिक्विडिटी भरपूर कर दी है, सरप्लस कर दी है, इंटरेस्ट रेट्स भी काटे हैं, और क्लियरली गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों एक ही पेज पे हैं कि अभी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, स्टिमुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से एक बेस अच्छा बना था, वैल्यूएशंस ठीक थे, इसलिए Q4 के अर्निंग्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि Q1 और Q2 जो है सितंबर क्वार्टर में वैसे ही अर्निंग्स पिकअप होने थे। जसप्रीत जी, आप कैसे देख रहे हैं? Q4 अर्निंग का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? आप लोग इसको लेकर के वॉच कर रहे हैं या फिर नहीं, आप लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी? थोड़ा बहुत उसको कंपनी बाय कंपनी उससे एक ट्रेंड तो जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज Q1, Q2, Q3 बहुत अच्छे नहीं थे। दे रेंज बिटवीन 2-3-4% इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड उम्मीद थी कि Q4 क्लोजर टू 7-8% आ जाए ऑन अ YY बेसिस। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, बट इट डजंट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक हम वो सब 5% में ही जाएंगे फॉर Q4। तो अगेन a burden of focus shifting to FY26, but FY26 में भी गिरावट आई है। अगर आप कंसेंसस EPS ग्रोथ का देखें तो पहले जो उम्मीद की जा रही थी और अभी जो नंबर्स हैं, there is a cut down of 4-5% already when अभी सिर्फ the announcements have started coming in, और already आप देखेंगे आरबीआई ने भी अपना जीडीपी फोरकास्ट कम कर दिया 6.7 से 6.5। तो अभी साल शुरू भी नहीं हुआ और कट्स होने शुरू हो गए हैं। तो इंक्रीमेंटली आई थिंक जो भी न्यूज आएगी और उससे थोड़े बहुत इम्पैक्ट तो रहेंगे, बट टू योर क्वेश्चन, द लार्जर फोकस इज नाउ शिफ्टिंग टू FY26। Q4 में बहुत ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं है। थोड़े बहुत जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के, ट्रेंड जैसी कंपनीज के, रिटेल कंपनीज एंड a lot of FMCG कंपनीज के ऑलरेडी फोर्थ क्वार्टर अपडेट ऑलरेडी आता है। I just want to highlight कि certain sectors जो हैं थोड़े से comeback दिखा रहे हैं। FMCG is showing a great comeback as a sector, and banking financial तो अभी consensus ही बन गया, तो उसमें अलग से मैं क्या टिप्पणी करूं, but FMCG as a category is now trying to make a comeback। वहाँ पे selected stock हैं जो 5-7% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ they're showing a strong merit।
बिल्कुल। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये Q4 अर्निंग आएगा अभी, तो उसमें इस फैक्टर को तो थोड़ा सा हम लोग माइनस करके चलेंगे कि यूएस की वजह से जिन कंपनियों पर असर पड़ेगा या फिर जिसका एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस है उनको ध्यान में ना रखा जाए, डोमेस्टिक कंपनियों पर ज़्यादा फोकस रखा जाए, क्यों? ये बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी इसे फैक्टर कर रहा है। आप एक देखिए आईटी इंडेक्स को, जो फैक्टर कर जिस रहा तरह है। के कार्नेज में आईटी इंडेक्स को अगर आप देख रहे हैं लास्ट 4 महीने से, तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स है अगर आप देखें। और ये कभी ऐसा आपने देखने को मिला ही नहीं होगा अगर आप इससे पहले कोई भी 10 साल के पीरियड में आप देखो कि आईटी इंडेक्स इतनी बुरी तरह से पिटा हुआ है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है यूएस कंपनीज के अंदर में रहा हुआ है। सो मार्केट फैक्टर कर रहा है। और भी सेक्टर्स हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि Q4 को देख के कोई ऐसी डिसीजन बनी जाएगी कि क्या होगा आगे मार्केट का। मुझे लग रहा है कि करेक्शन तो वैसे भी इस टैरिफ वॉर से पहले आ रहा था। ये करेक्शन तो तब से चला आ रहा है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो एक हेल्दी करेक्शन की तरफ मार्केट था। ये एडेड वॉलेटिलिटी है जो ऐड हो गई। और अब हम Q4 को कैसे देखेंगे कि जहां पे कंपनीज अपनी एक्सपेक्टेशन जो इतनी वैसी ही कम हो रखी है उससे भी खराब अगर परफॉर्म करेगी, तो फिर पोर्टफोलियो में आप रीशफलिंग देखोगे और वो कंपनियां शायद और यहां से जा सकती है नीचे की तरफ। बिकॉज शायद मार्केट बोलेंगे कि यार ये जो आपका लॉस आया या ये जो आपने डीग्रोथ की या शायद ये उतना आपने ग्रो ही नहीं किया, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ये सारी टैरिफ वॉर की कहानी तो अब आ रही है। अरे कल परसों तो उन्होंने अनाउंस मार्केट किया तो है, अभी पहले तो से इफेक्ट दिखा। देखना बाकी है। अभी तो देखना बाकी है। हमने तो उससे पहले ही यहाँ पे जो है ढिंडोरे पीट लिए हैं और मार्केट ऑलरेडी उसे फैक्टर कर रहे हैं। रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। इसका इफेक्ट तो आप अगले क्वार्टर या 2 क्वार्टर के बाद देखोगे। सो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी इसका ज्यादा क्वार्टर को लेके हमें नर्वस होने की जरूरत है। अच्छा टाइम है, राइट स्टॉक पिकअप करिए। करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जो डोमेस्टिक फोकस कंपनियां हैं वो अच्छा ही करेगी। अच्छा ही करेंगे। चूंकि आपने आईटी की बात की तो मैं चाहता हूं मिहिर वोरा साहब से एक छोटी सी राय ली जाए आईटी पे, चूंकि अभी रिजल्ट भी आए टीसीएस के, तो जिस तरह कमेंट्री आई और देखा जिस तरह गिरावट हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल हमारे निवेशकों के लिए, अब आईटी जिस लेवल पर पहुंच चुका है, बॉटम आउट होता कह सकते हैं उसको कि नहीं, कभी और डर है वहाँ पे? देखिए आईटी इन एब्सोल्यूट टर्म शायद बॉटम आउट हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी वैसे देखें तो ऑप्टिकली चीप है। लेकिन स्ट्रक्चरली मैं आईटी पे नेगेटिव हूँ, क्योंकि खास करके जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनकी जो प्री कोविड अर्निंग्स ग्रोथ थी और टॉप लाइन ग्रोथ थी वो सिंगल डिजिट में थी। वो तो कोविड के टाइम पे क्योंकि कॉर्पोरेट अमेरिका ने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करी एज अ वन टाइम, तो 2 साल तक हमने 20+% ग्रोथ देखा। लेकिन अभी वापस पिछले 2 साल से देखें तो करीबन सिंगल डिजिट पे हम वापस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मुझे लगता है ये बिजनेस मॉडल जो है लार्ज कैप आईटी कंपनीज का वो मैच्योर हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि ये अभी 15% या 10-12% का ग्रोथ दिखाने की क्षमता में है, अनलेस दे डू समथिंग ड्रामेटिकली डिफरेंट। और उसके कोई मुझे इंडिकेशन नहीं है कि कोई इनोवेशन हो रही है कि कोई अलग तरीके से बिजनेस करेंगे। मेरे ख्याल से ये स्टेबल सिंगल डिजिट वाली कंपनीज रहेंगी। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इटसेल्फ इज 10 to 12%, वहां पे सिंगल डिजिट ग्रोथ वाली कंपनीज रिलेटिवली हमें पसंद नहीं आती। वी वुड प्रेफर कंपनीज हु आर लाइकली टू शो एटलीस्ट कम से कम 15% का जो ग्रोथ सस्टेनेबल दिखाएं हाई ग्रोथ फेज। तो इंडिया तो ग्रोथ इकोनॉमी है, वी वुड प्रेफर द अदर सेक्टर्स नॉट लार्ज कैप आईटी। हालांकि आपने ये वाली खबर देखी कि नहीं मिहिर वोरा साहब, कि गूगल ने कई सारे लोगों को वहाँ पे सैकड़ों लोगों को निकाल दिया है, ये सब चीज़ें सेंटिमेंट को और ख़राब करेंगी? हाँ, वो तो देखिए यूएस में तो जिस तरह से अनिश्चितता चल रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई कॉरपोरेट बड़ा डिसीजन नहीं लेगी इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑन आईटी। तो ये भी जो एक टेलविंड था पोस्ट कोविड का, वो टेलविंड भी जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है आईटी स्पेंडिंग में कोई ज्यादा बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करना लॉजिकल नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि 1 साल तक 2 साल तक जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनको हेडविंड आ सकती है। लेकिन ये क्वालिटी अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, आरओई वगैरह अच्छा है। तो जैसे हम कहते हैं एफएमसीजी एक स्टेबल सेक्टर है जहाँ पे आप हाइड कर सकते हो जब बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो, लेकिन उसमें फिर मल्टी बैगर्स नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल। हालांकि कोई भी कॉर्पोरेट में सिर्फ आईटी नहीं, मुझे लगता है कि एलन मस्क जैसे कॉर्पोरेट भी थोड़ा सा हिचकेंगे आज के माहौल में वहाँ करने के, भले उनके दोस्त ही क्यों ना हो। फिरोज अजीज साहब, ये एमफी का डेटा देखा आपने, क्या इंडिकेट कर रहा हो? लक्ष्मण जी, मैंने आज हमारे रिजल्ट थे तो मैंने एमपी का डेटा देखा नहीं है लेटेस्ट, अगर अभी आया है तो। हाँ बट अर्निंग्स के पॉइंट पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, जैसे आप अर्निंग्स Q4 की अर्निंग्स
मैं कहता हूं कि भाई ये जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स इतनी बुरी पिक्चर नहीं दे रही है। देखो 787.7 रुपीस की अर्निंग हो चुकी है निफ्टी की, और 1150 का हमारा उम्मीद है, और लास्ट ईयर था 1049। अब जो आप पहली 3 क्वार्टर को अगर आप ग्रोथ नंबर से देखें तो 8.2% की ग्रोथ है निफ्टी पे, और लास्ट क्वार्टर जो क्वार्टर 3 था उसमें 11.9% की। लोग आंकड़े नहीं करते हैं तो नैरेटिव में चले जाते हैं कि खराब रिजल्ट है। आप देखें मिड कैप, लास्ट क्वार्टर जो मिड कैप 150 है, जो म्यूचुअल फंड लोगों के लिए अनिवार्य है ट्रैक करना, क्योंकि फंड मैनेजर्स उसको ट्रैक करते हैं मिड कैप 150 को, उसकी लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ थे 32.6%। ओके, 104 रुपए कमाए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस ईयर, और 138.7 की कमाई आई है मिड कैप 150 की। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप अर्निंग्स देख रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की, निफ्टी की और म्यूचुअल फंड के 3 इंडेक्स जो टियर 1 इंडेक्स कहते हैं, NSE 500 के 3 टुकड़े जो कहते हैं सबसेट्स हैं, उनकी अर्निंग्स है पहले 9 महीने की, निफ्टी की 8.2 787 रुपीस, निफ्टी 100 की 794 रुपीस 7.3% ग्रोथ, मिड कैप 150 की 15.5% ग्रोथ, स्मॉल कैप 250 की 6.8% ग्रोथ। ये मैं 3 तिमाहियों की बात कर रहा हूं, और निफ्टी की अर्निंग्स मेरे हिसाब से 1154 की उम्मीद है, एंड दैट शुड हैपन होपफुली। तो अर्निंग्स इतनी बुरी नहीं है जो नैरेटिव बनाया गया है, इतनी बुरी नहीं है यहाँ पे। जसप्रीत जी आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं जो सवाल लेके गया था फिरोज साहब के पास एमफी के डेटा को लेकर, अभिषेक अग्रवाल साहब आपने देखा वो डेटा, जिस तरीके के ट्रेंड उभर कर सामने आए हैं, वो ट्रेंड क्या कहते हैं कि एक बार फिर से इक्विटी में लोगों का निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपना पर्स अब इक्विटी की तरफ खोल दिया है? देखिए, होना ये है कि हमारे इंडिया के जो निवेशक हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं। उन्हें कोई हमारे जैसे पैनलिस्ट चाहिए नहीं बताने के लिए कि आपको कब खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, बिकॉज दे आर एबल टू ट्रैक देमसेल्फ वेरी वेल। क्योंकि आज डिजिटल जमाना हो चुका है, हर चीज फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। ऐसा चैनल, आपके जैसे चैनल जो है इम्प्रॉम्प्टली सब कुछ बता देते हैं, तो लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है और उन्हें मालूम है कि इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है। अगर हम कभी भी देख लें, कोई भी पीरियड में देख लें, अल्टीमेटली एक समय के बाद पैसा हमने बनाया ही है। और ये जो 25,000 26,000 करोड़ की SIP हर महीने आती है, ये उसके टेस्टामेंट है कि लोगों को पैसा बनता वो दिख रहा है, तभी तो ये जारी है। सो आई वुड ऑलवेज कमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है वो वैलिडेशन होता है लॉन्ग टर्म थीम को लेके कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उसके लिए ये कैश फ्लो या इस तरह का मंथली फ्लो बहुत ही मायने रखता है। कुछ थोड़ा ब्लिप, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि मैटर करता है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिलता है, कुछ कुछ तो नए प्लेयर्स भी है मार्केट में, तो वो भी एक बार घबराएंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 का शायद, या तो उस समय 2020 नहीं देखा, या 2008 नहीं देखा, या उससे पहले का साइकिल नहीं देखा। तो ठीक है, ऐसे तो होना ही है कि मार्केट अगर गिरेगा तो कहीं ना किसी का तो इम्पैक्ट आना ही है। बट इतने डरने वाली बात नहीं है। जो ये नंबर भी आ रहा है और जिस तरह से ये सालों साल ग्रो हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, रादर देन कि हम ये सोचें कि कितना बड़ा आउटफ्लो हो गया। कंसर्निंग है, बट इतना बड़ा कंसर्निंग भी नहीं है, अनलेस ये ट्रेंड नहीं बन जाए डाउनवर्ड की तरफ। हालांकि अब लोग वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते नहीं, 2020 पे ज़्यादा करते हैं, इसीलिए बहुत लंबा डेटा देख के लोग चलते हैं नहीं। लेकिन एक चीज़ जो आप शुरू से हमारे चैनल पे, हमारे इसी शो में कई बार कहते भी रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के, और इसमें तो बड़ा अच्छा डेटा निकल कर आया। मैं देख रहा था कि मिड कैप में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% का और स्मॉल कैप में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। खुश हैं आप? तो ये बात हुई है, मैंने पहले भी कहा था कि लार्ज कैप के अंदर में जो है ज्यादातर जो सेलिंग आ रही है वो FIIs की है, और मिड एंड स्मॉल कैप में आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, DI इंस्टीट्यूशन को देखोगे तो वहां पे उनको पता है कि कहाँ पे ग्रोथ है। सो ये नेचुरल है। मैं एकदम भी सरप्राइज नहीं हूँ ये देखने में, क्योंकि मार्केट एक मेच्योरिटी लेवल पे आ चुका है, जहां करेक्शन में भी ये पता है कि कहाँ पे हमें जाके मूव करना है। कोई घर पे पैसा लेके नहीं जा रहा है, अल्टीमेटली आप हैंड चेंज कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, या इटसेल्फ कैटेगरी रोटेशन कर रहे हैं। तो उसमें ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है, एंड मुझे लग रहा है ये ट्रेंड आपको आगे भी बनता हुआ दिखेगा, बिकॉज वहां पे अभी बहुत सारी वैल्यू बाकी है। ये जो करेक्शन मार्केट में आई, अगर आप देखोगे निफ्टी वर्सेस स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जो गैप है इन दोनों के तीनों सेक्टर के बीच में, वो मैसिव है, एंड अब वहां पे कैचअप होगा। और मुझे लग रहा है रिकवरी आप देखोगे, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं रेलेवेंट नहीं होगी आज से 3 महीने बाद। जो चल रहा है वो चल रहा है, वो आज की स्टोरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मगर आप चिंता ना करें, मार्केट बाउंस बैक करेगा, और बहुत जल्दी हम कुछ और ही डिस्कशन कर रहे होंगे, जो अगले 12 महीने की अर्निंग्स होगी उसके ऊपर बातें हो रही होंगी। बिल्कुल, मार्केट आगे बढ़ेगा। कहीं कोई अभी जो डिस्कशन कर रहे हो 3 महीने बाद बहुत रिलेवेंट रहेगा नहीं। जसप्रीत अरोड़ा साहब, आप भी ऐसा ही कुछ मान के चल रहे हैं कि आपको कहीं शंका दिख रही है?
नहीं सर, मतलब नियर टर्म मतलब वो वी डिस्कस की वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट फ्रॉम अ 1 to 2 years पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा कोई फियर नहीं है एज सच, बिकॉज एज लॉन्ग एज अर्निंग्स अच्छा, ग्रोथ। इमीडिएट टर्म में जसप्रीत जी क्रूड ऑयल प्राइसेस का कुछ इम्पैक्ट दिख रहे हैं कि नहीं, फायदा मिलता दिख रहा है कि नहीं हम लोगों को? डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज वही एक चीज है जो फ्रॉम अगर डिमांड थोड़ा सा टेपर डाउन होता है, जो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड थोड़ा सा टेपर डाउन हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल में वो एक जरूर एक एलिमेंट है जो इंडिया को हेल्प करेगा, बिकॉज अभी कंसिस्टेंटली वो $70 के नीचे चल रहा है क्रूड, एंड दैट इज ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर इंडिया। सिर्फ इसमें अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, वो अभी 100 के नीचे आ गया, विच इज मल्टी मंथ लो, जो जो हम लोग काफी ट्रैक करते हैं, वो पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम नील सर ने बोला जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 4.15 का शायद बॉटम बना के यूएस की वो 4.4 प्लस हो गई है। तो आई थिंक ये दो तरफ से खिंचाव आ रहे हैं, which is from a data point which is pulling in different sides. But to your earlier question, sir, the crude is very beneficial. वो हमारे लिए बहुत, और अगर डॉलर रेट भी अगर 86 से क्लोजर 83 है, डॉलर इंडेक्स पे क्या आपने कहा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? So we were always between 95, not always, but a large part of the last year, 96 to 100. And last 6 months में we moved from 100 to 110, I think. वो off late 104 पे settle हुआ था. In the last 1 week, it has come down कुछ below कम है। 100. Below 100. And below 100 is a steady state where economies like India, emerging economies like India benefit. तो that is a very good sign. That shows the stability. And वो VIX का भी, I think अजीज फिरोज सर ने बोला, वोल्टेज इंडेक्स भी देखिए ना, काफी 25 तक गया था शायद इंडिया VIX इंडेक्स, और अभी वापस 20 पे आ गया VIX। हम तो मतलब 60-70 वाले VIX देखे हुए, तो 20 तो क्या है हमारे लिए, मतलब we are in a comfortable zone. There no need to worry from a 6 to 12 months view. 1 से 2 साल ना मिले 6 to 12 months के हिसाब से बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, ऐसा डर नहीं लग रहा। We are far more better prepared because we've seen a lot of shake-ups in the last 1 year. I mean, again, Firoz identified that beautifully. उस रेंज में 4000 का रेंज हमने इतना ज्यादा दे दिया ना कि now we are prepared. Now we are fully prepared. बिल्कुल। अब चूंकि हम लोग शो में एक मोटा मोटी आइडिया दर्शकों को दे दिए हैं कि बाजार कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे चुनौतियाँ हैं, लेकिन अब तो हर कोई तो मोटा मोटी यही सवाल पूछेगा कि इतना कुछ सुनने के बाद हमें ये बता दीजिए कि पैसे वैसे लगाने हो तो लगाना शुरू कर दें, तो कहाँ पैसा लगा दें। फिरोज अजीज साहब, आप ही से शुरू करता हूँ ये सवाल। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का भी पैसा हो तो आपको एटलीस्ट 70% इक्विटी में लगाना चाहिए आज की करंट स्थिति में। दैट्स पॉइंट 3 से 5 साल का हो मतलब पैसा जो है, अगर आपकी अवधि 3 से 5 साल की भी अवधि हो, अच्छा 3 साल 5 तो साल आपको 70% पैसा इक्विटी में लगाना है। इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी ना लगाएं, क्योंकि वो 70 रुपए आपके वो 140 जितना घुमाएंगे फिराएंगे आपको। म्यूचुअल फंड में करोगे तो वो व्हीकल में बम्पी राइड इतनी नहीं होगी, राइट? सो 70-30 कह रहा हूं कि 3 से 5 साल हो तो एसेट एलोकेशन 70 मिनिमम इक्विटी में रखें। सेकंड, उसमें भी म्यूचुअल फंड लेंगे तो उसकी जो उतार चढ़ाव होगी वो दूसरे अलग जरियों के, इक्विटी को तो घुसने के काफी जरिए हैं। डायरेक्ट इक्विटी खरीद लिया, पीएमएस खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, एनपीएस के माध्यम से इक्विटी खरीद लिया। म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीदोगे तो फिर उतार चढ़ाव कम रहेगी, तो सोने में आसानी होगी अगले 3-5 साल के लिए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अब म्यूचुअल फंड खरीदना है तो कौन सी कैटेगरी का खरीदना है? ज्यादा पैसे हो तो 3-4 कैटेगरी है। अगर एक ही कैटेगरी खरीदने के पैसे हो तो मल्टी कैप खरीदें। एसआईपी एक ही के पैसे हो तो मल्टी कैप खरीदें, दूसरे के पैसे हो तो फ्लेक्सी कैप खरीदें, तीसरे के पैसे हो तो लार्ज कैप खरीदें, चौथे के पैसे हो तो मिड कैप खरीदें। ये 4 स्कीमें खरीदें, 4 कैटेगरी की स्कीमें खरीदनी। फिर रहा सवाल एक मुश्त खरीदूं या एसआईपी करूं। मैं तो ये मान रहा हूं कि भाई 21,800 से मैं कह रहा हूं कि मार्केट जो है अगर लोअर एंड पे मिलती है, हमने 24 साल का डेटा देखा कि अगर भगवान आपको कह देते कि भाई आज ही लोएस्ट लेवल है निफ्टी की, अगरचे कह देते, तो हमारे पास जिज्ञासा थी, तो हमने कहा ये 1 साल बाद रिटर्न क्या बनी होती अगर उस दिन खरीदते, तो 44% की एवरेज रिटर्न बनी है, और सबसे वर्स्ट 11 बनी है, और सबसे बेस्ट 92%। तो लोवेस्ट रेंज के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं हम। 21,800 की लोवेस्ट रेंज थी लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर की। तो ऐसे मौके पे खरीदोगे एक मुश्त, तभी तो पैसा बनेगा। और अच्छे दाम और अच्छी खबरें साथ नहीं आती, ये मान के चले। मैंने लास्ट 24 साल के सबसे बुरे दिन के अखबार निकाल के देखे, किसी की बड़ी हिम्मत चाहिए उस दिन खरीदने के लिए, और हिम्मत वाला ही पैसे बनाता।
तो मैं ये कहूंगा कि एसेट एलोकेशन देख लें और प्रोडक्ट कैटेगरीज पे मैंने बता दी, स्कीम बोलेंगे तो अगले, अब दूसरों को बोलने का मौका देता हूँ तो रणधीर सर बैठे हैं। इसके मैं आगे आऊँगा, बाकी लोगों से यही सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्रेक पे चला जाऊँ। इस बीच बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो और भी फाइन ट्यून कर लें कि क्या दर्शकों को सलाह देंगे। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें क्या ट्रंप का टेरर अब खत्म हो गया है शेयर बाजार से। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो चर्चा हुई तो मुझे लगा कि अब इस टेंशन में आप पड़िए ही नहीं, इस पर बहस में मत पड़िए कि टेरर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आगे भी टेरर आएगा कि नहीं आएगा। अब पैसा वैसा है तो लगाना शुरू कर दीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले फिरोज अजीज साहब ने बड़ा अच्छा सा पूरा डिटेल बताया कि अगर आपके पास 3 से 5 साल तक का हो तो अभी पैसा लगाने का बड़ा सही समय, और 70% इक्विटी में लगा दीजिए। कहाँ का लगाना उसका पूरा सीक्वेंस उन्होंने दिया था। आगे स्कीम के बारे में इनसे पूछेंगे, लेकिन मिहिर वोरा साहब आपसे अगर पूछूं कि अभी पैसा लगाना हो तो लगा दिया जाए या फिर आप अपने लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, यही बता दीजिए, दर्शक समझ जाएंगे। देखिए, हमारे पास तो इक्विटी फंड्स हैं और उसमें हम ज़्यादा कैश रखते नहीं, तो मोरलेस फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो जैसे हमने अर्निंग्स की बात तो करी, ये जो बाजार गिर रहा था तो आपने कैश बचा के रखा नहीं? जब बाजार गिर रहा था तो आपने रोका नहीं कि कैश? 5 से 10% कैश होता है मैक्सिमम, तो वो स्टैगर्ड फेजेस में हम डिप्लॉय कर देते हैं। बट मेन बात यह है कि विद इन एक्विटीज हम कहेंगे कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ पे जाए, वैल्यूएशंस पे जाए, तो जैसे हमने बात की निफ्टी की जो है, निफ्टी 50 जो लार्ज कैप्स हैं, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ 8 से 10% लग रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स बेटर है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 है, उसकी अर्निंग्स में भी 12% जितनी रहेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स की अर्निंग्स है वो भी 14% जितनी रह सकती है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मैं कहूंगा अब भी जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफी थ्राइविंग है। तो अगर आपको इक्विटी फंड्स में भी सिलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा कि एक डिवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड, या आपकी थोड़ी रिस्क एपिटाइट ज्यादा है और लॉन्गर टर्म होराइजन है तो स्मॉल कैप फंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है वो काफी वाइड स्प्रेड रिकवरी दिखाने की उम्मीद है और डायनेमिक काफी है और नए नए स्टॉक्स और सेक्टर्स काफी आते हैं। तो एक ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर लेके चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी संभावना है, काफी बड़ी संभावना है कि यूएस और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो स्टिमुलस मोड पे जाएंगे वापस और क्वांटिटेटिव ईजिंग का और लिक्विड मनी प्रिंटिंग की बात वापस हो सकती है। ऐसे माहौल में टिपिकली हमने देखा है कि जो गोल्ड है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो ये सब एसेट में है, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह में जाता है। तो इक्विटीज तो ऑफकोर्स आपका बेसिक कोर होल्डिंग होना ही चाहिए। डिवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा गोल्ड भी हम देख सकते हैं ऐसे माहौल में जहां लिक्विडिटी की आने की ज्यादा उम्मीद है। हालांकि वोरा साहब, यूजुअली हम लोग गोल्ड पे चर्चा करते नहीं इस शो में, लेकिन आपको मैंने देखा कि इससे पहले भी जवाब देते वक्त आपने गोल्ड का नाम लिया था, अभी भी गोल्ड का नाम लिए, और गोल्ड को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ गोल्ड पे थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँगा कि जिस तरीके से गोल्ड लग रहा है कि अब लाख टके तक पहुँच जाएगा, तो अभी भी आप सलाह देते हैं कि गोल्ड में ले लो पैसा, लगा दो पैसा? बिल्कुल, क्योंकि जो 2008 के बाद से जो माहौल बना है ग्लोबली, वो बेसिकली एवरी टाइम देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो मनी है उसकी वैल्यू कम होती है। इसीलिए स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए गोल्ड ने परफॉर्म किया है, क्योंकि ये स्टॉक की जो अर्निंग होती है वो नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड होती है, और नॉमिनल जीडीपी जब बढ़ती है, जब आप मनी प्रिंटिंग करते हो तो और बढ़ती है। सिमिलरली गोल्ड जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करता है, तो जब भी एक्सेस लिक्विडिटी वो गोल्ड को चेज करती है। और 2008 के बाद हमेशा बैंक्स ने एक्सेस लिक्विडिटी रखी है। अभी भी हमने देखा यूएस की जो फिस्कल बजट पास की है कल, वो 6 to 8% फिस्कल डेफिसिट अभी भी रन कर रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है इतनी हाई डेफिसिट रन करने का। तो एक फिस्कल प्रोफिलिगेसी, फिस्कल डिसिप्लिन ना होने का जो ऑफशूट है, जो मनी प्रिंटिंग है, इसलिए स्टॉक्स और गोल्ड दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए, गोल्ड अच्छा परफॉर्म। आप में से कोई और हैं जो गोल्ड पे नजर रखते हैं? फिरोज साहब, अभिषेक जी? सर नजर तो रखते हैं, और मेरा ये मानना है कि गोल्ड एक डेट का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अगर जैसे हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में डेट के बदले हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करते हैं। बट अगर आपके पास 40% डेट हो तो उसका 1/3
या आधा आप अगर गोल्ड में रखेंगे लॉन्ग टर्म पैसे में, तो आपको महंगाई को मात देने में 1-2% ज्यादा रिटर्न महंगाई से मिल सकता है। डेट में तो नामुमकिन सा है। सो ऑफ कोर्स गोल्ड हैज अ प्लेस, क्योंकि उसको डॉलर की जो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होती है ना सर, उसको भी हेज कर देता है इंडियन इन्वेस्टर के लिए, राइट। सो ये दोनों फायदे हैं। पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल जाता था 2.5% का ब्याज, वो तो हटा ही डॉलर दिया की सरकार ने, बड़ा नुकसान करवाया आप लोगों ने। नहीं, बट अब लोगों ने ज्यादा फायदा नहीं उठाया, और उठा सकते थे, बट आई थिंक जैसे आपने कहा गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ उसमें, बिकॉज वो गवर्नमेंट का हेज नहीं नुकसान हुआ। किया। जसप्रीत जी, आप भी गोल्ड ट्रैक करते हैं कि नहीं? जो गोल्ड में बड़ी दिलचस्पी रहती है लोगों की। हाँ सर, नहीं हमारे वो सेल्स टीम के यहाँ से जब सवाल उठते हैं, इनफेक्ट आज ही हुए थे कि कस्टमर्स बोल रहे हैं गोल्ड ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है? मतलब दिस वाज व्हाट माय सेल्स टीम और द रिलेशनशिप मैनेजर्स दे वर आस्किंग। तो मेरा सिंपल आंसर था सर, इसमें जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न होता है ना एसेट क्लासेस का, वो ओवर पावर कर लेता है आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो लास्ट 1 ईयर में gold has given the best returns, right? I think depending on India versus outside, India में शायद 26% था, बाहर का देखें तो in foreign currency 38% था. Now equities obviously has given very very low returns. Debt में obviously single digit, high single digit रहेगा. तो इतना ओवर पावर इन रिटर्न जब आ जाता है गोल्ड का वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, तो लोगों को लगता है तो गोल्ड ही गोल्ड है, मतलब गोल्ड का ही कुछ बचा ही नहीं है एसेट क्लास। बट वो 5 साल में एक बार आता है। लास्ट टाइम आई थिंक कोविड में आया था फॉर सम पीरियड, एंड इट्स नाउ कमिंग नाउ बिकॉज इट्स पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड लास्ट ईयर अगेन वोलेटिलिटी था। तो आई थिंक मेमोरी इसमें गोल्ड में कभी ऐसा होता नहीं है ये इक्विटी की तरह के 30-40% तक भी गिर जाए, इस वजह से लोगों को ज्यादा लुभाता है गोल्ड। अभिषेक अग्रवाल जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग कर देता हूँ कि चलिए एक बार के लिए हम हटाते हैं कि गोल्ड किस तरह के एसेट क्लास का जो फंडामेंटल है, जो अभी ऑलरेडी हमने पैनल पे डिस्कस भी कर लिया और ये बड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक बार इसको पार्क करते हैं। गोल्ड को वैसे समझते हैं, जो आपका पॉइंट है कि यहाँ तो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा करेक्शन। क्यों? क्योंकि गोल्ड मिरर कर रहा है करेंसी को। जो करेंसी प्रिंट होती है उसका फंडामेंटल जो होता है वो गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, जो दुनिया के सारी कंट्रियों के जो जो गवर्नर्स है उससे वो मैनेज करते हैं कि हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व होगा, उसके सामने हम कितनी करेंसी को फ्लोट करेंगे। मगर ये रूल जो है वो अमेरिका पे कभी लागू ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास है डॉलर, जो गोल्ड के भी ऊपर निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग। एंड तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि गोल्ड को अगर हम ये देखें कि जी अगर ये डॉलर के सामने ये रोज प्रिंट करते रहेंगे तो फिर हम उसको कैसे बचेंगे, मुझे तो इक्विटी समझ में नहीं आता। तब फिर यार डेफिनेटली आप गोल्ड को देखोगे तो जो जैसे अमेरिका ने लास्ट 15 साल में प्रिंट किया है ना पैसे, उसके डेटा आपको दिख जाएंगे ना। गोल्ड के प्राइस को मैप कर लीजिए, आपको बिल्कुल वही ट्रेंड दिखेगा। यही कारण है कि जब उनका डेट कम नहीं होता और डॉलर क्रैश नहीं होता तो डॉलर भी सामने आप देखोगे गोल्ड क्रैश नहीं होता, और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप अगर ये सोच रहे कि रिटेल डिमांड की वजह से गोल्ड का प्राइस मूव होता है दुनिया में, तो ये गलत फहमी है। ये हाईएस्ट जो पूरा कंट्रोल है ये सारे के सारे गवर्नेंस का है, ये गवर्नमेंट साइड पे होता है। एंड ऑफकोर्स थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम लोग सब यहाँ पे समझने वाली कर ही लेते हैं। बाकी इसे ऐसे एसेट क्लास मानना यस, मगर जब इसे एलोकेट करते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, इतना इजी नहीं है वहां पे एलोकेट करना जितना लगता है थियोरेटिकल बेसिस पे। बिकॉज वहां पे हमेशा ये जो पूरी तरह से बैलेंसिंग एक्ट है ये इतना इजी नहीं है। प्रोफेशनल्स आर द बेस्ट पीपल टू ऑफ कोर्स मैनेज दीज थिंग्स, एंड उसके लिए तो डेफिनेटली कोई दो राय वाली बात नहीं। बिल्कुल, आपने गहराई में जाकर समझा दे गोल्ड की चमक के पीछे का असली राज है क्या। चलिए, तो गोल्ड तो छोड़ दीजिए, हम लोग थोड़ा सा अलग चले गए चूँकि लोगों की दिलचस्पी काफ़ी रहती है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि अब इस माहौल में बाज़ार में अगर पैसा वैसा लगाना हो तो कहाँ लगा दें? फिरोज साहब ने तो पूरा प्रायोरिटी के हिसाब से बता दिया कहाँ कहाँ लगाना है, मीर वोरा साहब ने बता दिया। आप क्या सलाह देते हैं आजकल अपने क्लाइंट को? पहले तो मैं डिस्क्लेमर लगा दूं कि जो भी कुछ नाम मैं अभी लेने वाला हूँ वो कोई भी लेवल पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है। बिकॉज समझना तो पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो बात ये है कि जो इन्वेस्ट हमें करना चाहिए वो हमें 100% डोमेस्टिक फोकस, जहाँ गवर्नमेंट का फोकस है कि हाँ जी मेक इन इंडिया बनाना है, सेल्फ निर्भर भारत बनाना है, एक्सपोर्ट करना है, वो सारी कंपनियों के पीछे जाना है। आप देखिए लास्ट 2 दिन 3 दिन के ट्रेंड में डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या हो रहा है, एम्बर क्या हो रहा है, नजारा किसको क्या होने वाला है। आप गेमिंग करोगे इंडिया में खेलना है आपको, तो आपको ये देखना है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का फोकस कहाँ है, उनकी लीडरशिप का है। पॉलिसी बाजार जी, आपका इंश्योरेंस जो है वो आप और मैं हमको अगले साल प्रीमियम भरना है, वो ग्रो करेगी। अब उसमें हमें डोमेस्टिकली कुछ अगर मूवमेंट है तो देखना चाहिए, बाकी कहाँ ट्रम्प कहाँ चाइना। सो इस तरह की कंपनियां समझनी पड़ेगी जिसका डोमेस्टिक फोकस बहुत बड़ा है और वो अपने अपने स्पेस में लीडर है और करेक्शन हो चुका है। दिस इज द थिंग वन शुड बी प्ले। तो ये ट्रम्प प्रूफ आपने सेगमेंट बताया जहां पे आपको फोकस करना है। जसप्रीत जी,
आपकी राय? या सो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इन द लास्ट 2 months हमने ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है टुवर्ड्स यूएस linked consumption, वो फ्रॉम 20% प्लस वी हैव कट इट डाउन टू 10 to 12%. तो यूएस में अगर स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, इट विल बी इम्पैक्टेड ओनली, आवर पोर्टफोलियो इम्पैक्टेड ओनली टू 10%. दैट इज वन. एंड सेकंड, सेपरेटली हमने डोमेस्टिक फेसिंग, ऑब्वियसली it's been some time, but और उसको step up कर दिया है. Domestic linked sectors like cement, domestic chemical, FMCG, domestic pharmaceuticals formulations, that उसका again we have increased the weightages across and separately also large and mid cap का exposure हमने बढ़ा दिया है. उससे भी portfolio का जो risk level है वो काफी कम हो गया, because it's better to have a slightly lower return stroke lower alpha versus trying to chase that extra return और उसके पीछे इतना volatility आ जाए, and which is not very conducive in the journey. So let's enjoy that journey also while reaching an optimum target levels, rather than just chasing that and journey बहुत ज्यादा shaky हो जाए. तो वो we just try to keep that balancing है. ये लार्ज और मिड कैप का आपने एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा दिया है. फिरोज अजीज साहब, आपने वादा किया था कि आगे चल के अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा, कुछ स्कीम ही बता दूंगा ताकि दर्शकों को रेडीमेड मसाला मिल जाए हाथ में. जी बिल्कुल सर, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, लार्ज कैप में क्वांट लार्ज कैप, थोड़ी ऑफ बीट रिकमेंडेशन है. फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्को स्मॉल कैप. ये 4 स्कीम्स. ऑफ कोर्स मेयर सर हैं, उनकी भी स्कीमें इक्विटी में है. Of course, he's one veteran. But yeah, ये 4 because category में ये मेरी 4 मॉडल पोर्टफोलियो में 14 में से ये 4 मैंने रैटल आउट कर दिया है. ये जो मॉडल पोर्टफोलियो कैसे आप चुनते हैं, इसको क्या पैमाना होता है आपका? अगर मत तो बता देता हूँ. हाँ, हम 3-4 बहुत अलग चीजें करते हैं. हम एक फंड मैनेजर की निर्णय करने की क्षमता मेजर करने का एक मॉडल बना चुके हैं. तो उसमें फंड मैनेजर्स को हम राइट टू रॉन्ग रेशियो पे अरेंज करते हैं. दैट्स पॉइंट 1. पॉइंट 2, हम ये भी देखते हैं कि हर पोर्टफोलियो में जैसे एक स्टॉक का टारगेट होता है, जैसे अभिषेक सर 2-4 स्टॉक कह रहे थे, तो उनके टारगेट भी एक जहन में होते हैं. वैसे एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स के एक टारगेट होते हैं. तो हम हर म्यूचुअल फंड के एक टारगेट एनएवी बनाते हैं. 2 फंड मैनेजर्स, 2 फंड अगर हमें इक्वली पसंद आते हैं तो टारगेट एनएवी एक टाई ब्रेकर होता है. बहुत सारे हैं, 16-17 क्राइटेरिया है जो मैथमेटिकली टेस्ट हुए हैं और 12 साल से उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं. तो उस आधार पे चुनते हैं ये 14 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो. बट जाहिर सी बात है, रिटेल निवेशक के लिए पूरे 14 स्कीम खरीदना मुमकिन सा नहीं होगा. एचएनआई क्लाइंट से हम डील करते हैं इसलिए 4. लेकिन ये जो 4 आपने नाम बताए, ये भी बता दीजिए कि अगर मान लिया 3 से 5 साल का ये अवधि लेके चले तो आप लोग क्या एक्सपेक्टेड रखते हैं? इस पोर्टफोलियो में हम ये देखते हैं कि कैसे निफ्टी को 3 से 4% आफ्टर कॉस्ट पर एनम बीट किया जाए. तो ये पहला हमारा लक्ष्य होता है. तो निफ्टी की उम्मीद आप 10 से 11 करें, और ये फंड मैनेजर जो काबिलियत उन्होंने दर्शाई है उसके आधार पे अगर वो 3-4% निफ्टी को बीट करते हैं, जो पहले जून 2013 से हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 4% बीट किया है. एग्रीगेटेड अच्छे निर्णय भी थे, बुरे निर्णय भी थे. अगर 4% वो बीट करता है तो 13 to 15% की रिटर्न की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू निफ्टी डिलीवरी 11% पर एनम. अच्छा खासा रिटर्न है, ठीक है, बढ़िया है. अब बाकी जो चीज़ें आपने बताई थी, आपने रिसर्च किया, उतना रिसर्च तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो जो आप लोग अब बताएंगे वही दर्शक उसी को मानेंगे. इसमें मेहर वोरा साहब, अभी के हालात में स्टॉक स्पेसिफिक बात ना करें तो अगर किसी सेक्टर में जाना हो जो ज़्यादा सेफ हो, एक तो सीधा सा फॉर्मूला है कि भाई ट्रम्प प्रूफ हो तो वहाँ कर दो, जहाँ ट्रम्प का झटका ना ही लगे, घरेलू मोर्चे पे ज़्यादा रहे. तो आप लोगों ने ऐसा कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है? बिल्कुल. देखिए, अभी सबसे ऑब्वियस अगर मैं कहूँ चॉइस जो है वो जो डोमेस्टिक बैंक्स, बड़ी बैंक्स और बड़ी एनबीएफसीज हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट थे 2 साल से करीबन अंडर परफॉर्म किए थे बाजार को. और उसकी वजह थी आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी थी. आरबीआई ने ये भी कहा कि आप अनसिक्योर्ड लोन्स की जो ग्रोथ है उसको कम करिए. थोड़े लिक्विडिटी के जो प्रोविजंस वगैरह थे वो भी टाइट किए थे, और इन जनरल थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी. तो बैंक्स और एनबीएफसी में जो हमने देखा काफी करेक्शन आया और अंडर परफॉर्म किया था. गुड पार्ट इज वैल्यूएशंस तो सस्ते हो गए क्योंकि चले नहीं स्टॉक्स. और अब ये सारी जो लिक्विडिटी की बात करी और आरबीआई का रवैया की बात करी और इन जनरल सिक्लिकल रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट.
और अगर हमारी श्रद्धा है, जैसे सब लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% जीडीपी ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी लेड बाय द लार्ज बैंक्स एंड एनबीएफसीज। इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा सेक्टर है। दूसरे मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक सेगमेंट थे, जो पिछले साल काफी चले थे और पिछले 5 महीनों में बड़ी तरह से करेक्ट किए हैं, वो मेरे ख्याल से अगेन रिकवर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ चुकी है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, और इसमें भी जो है कॉर्पोरेट और लिक्विडिटी की फायदा हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल पावर है, रेलवेज है, डिफेंस है, उसमें तो यूएस से कुछ हमें लेना देना ही नहीं है, इन सारा लोकली ड्रिवन है, तो इट्स अ प्योरली डोमेस्टिक प्ले। तो इंडस्ट्रियल्स में भी हमारा ध्यान अच्छा है इसमें। एंड देन देयर आर ऑफ कोर्स सेगमेंट्स लाइक प्रीमियम कंजम्पशन की आइटम्स हैं, कैपिटल मार्केट वाले प्लेज हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, तो चलते चलते आप सब लोगों ने कुछ कुछ बता ही दिया है, उसको अगर कोई भी दर्शक हमारे यूज़ करेंगे तो जाहिर तौर पर अगली बार शो ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे, दिलचस्पी से देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।